विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। यूपी सरकार के गठन को लेकर दिल्ली में बड़ी बैठक चल रही है और करीब 1.5 घंटे हो गए हैं। यह बैठक लगातार जारी है। भाजपा मुख्यालय पर बैठक हो रही है और शपथ ग्रहण की तारीख, मंत्रिमंडल पर चर्चा जारी है। कई महत्वपूर्ण मसले हैं जिन पर यह बैठक हो रही है और योगी मंत्रिमंडल पर आखिरी मुहर भी लग सकती है। तो यूपी सरकार के गठन को लेकर दिल्ली में बड़ी बैठक जारी है। करीब 1.5 घंटे हो गए हैं। ये बैठक लगातार चल रही है। भाजपा मुख्यालय पर बैठक हो रही है और शपथ ग्रहण की तारीख, मंत्रिमंडल पर चर्चा, योगी मंत्रिमंडल पर आखिरी मुहर भी लग सकती है। तो काफी महत्वपूर्ण ये बैठक है और लगभग बीते 1.5 घंटे से जारी है। और अविनाश हमारे साथ जुड़ गए। अविनाश, ये बैठक लगभग 1.5 घंटे से चल रही है। क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें सामने आ सकती हैं बैठक के बाद? जी देखिए, अगर बात करें तो बैठक के बाद कोई ऐसी बाइट नहीं होने जा रही, कोई ऐसा बयान कोई भी नेता निकल के नहीं देने जा रहा है। लेकिन अभी जो बैठक पे चर्चा चल रही है वो जाहिर तौर से बात है महत्वपूर्ण है। चर्चा ये चल रही है, अभी चुनाव का विश्लेषण किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो सीटों पर चुनाव लड़ा था वहाँ पे किस तरीके से नतीजे आए हैं। क्षेत्रवार चर्चा की जा रही है। पश्चिम से शुरू करके गोरखपुर क्षेत्र तक जाया जा रहा है, यानी कि पश्चिम से शुरू करके पूर्वांचल तक जाया जा रहा है कि किस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने कितनी सीटें जीती हैं और किस तरीके से प्रभाव रहा है चुनाव के दौरान। और जहाँ पे बेहतर परिणाम नहीं आया, जहां पे अनुकूल परिणाम नहीं आ रहे हैं और ये माना जा रहा था कि वहां पे बेहतर परिणाम आएंगे, तो क्यों बेहतर परिणाम नहीं आए उसका भी एनालिसिस अभी किया जा रहा। अभी अगर बात करें तो 3 क्षेत्रों का यहां पे विश्लेषण किया गया है और इसके बाद अब 3 क्षेत्रों का विश्लेषण होना अभी और बाकी है। इसके बाद फिर जो तमाम सारे एमएलसी के उम्मीदवार हैं उनके नामों पर भी मंथन किया जाएगा और लगातार भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं, चाहे वो राष्ट्रीय संगठन महामंत्री वीएल संतोष हो, चाहे वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हो, वो उत्तर प्रदेश के संगठन के जितने भी लोग हैं उनसे पूछ रहे हैं कि कहां पे हम कम मार्जिन से हारे और कहां पे कम मार्जिन से जीते। इसके साथ साथ पूर्वांचल में किस तरीके से नतीजे रहे हैं। जो समाजवादी पार्टी ने 5 जिले क्लीन स्वीप किए हैं उसके क्या कारण रहे हैं, क्या वजह रही है कि जिनमें से 2 महत्वपूर्ण जिले थे, कौशाम्बी और इसके अलावा बात करें गाजीपुर जिले, जहां से भारतीय जनता पार्टी के 2 बड़े नेता आते हैं। एक नेता अगर बात करें तो सक्रिय राजनीति से अभी छोड़ के संवैधानिक पद पे है, जिनकी मैं बात कर रहा हूँ मनोज सिन्हा है, उपराज्यपाल हैं जम्मू कश्मीर के। तो गाजीपुर में क्यों 7 सीट हारी गई और कौशाम्बी जिले में 3 सीट क्यों हारी गई, तो पूरी चीज़ों का विश्लेषण यहाँ पे होगा और जानने की कोशिश की जाएगी कि आखिर क्या कुछ वजह रही है कि जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को पूर्वांचल में हल्का नुकसान उठाना पड़ा है, जबकि पश्चिम में जो नतीजे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के अनुकूल आए हैं। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से मान के चल रही थी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उसे नतीजे मिलेंगे, उसी तरीके के कमोबेश नतीजे उसको मिले हैं। लेकिन पूर्वांचल में वो जिस तरीके से नतीजे मान के चल रही थी वहाँ हल्का नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हुआ है। तो क्या कुछ कारण रहे हैं, इसको लेकर के अभी विश्लेषण चल रहा है। 3 क्षेत्रों का विश्लेषण है कि अगर हम समाजवादी पार्टी की बात करें, जहाँ गठबंधन में दरारें देखने को मिली, तरह तरह की बयानबाजी हुई, ऐसे में प्रचंड जीत के बाद भी जो बीजेपी वो गंभीरता दिखा रही है और जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर हम पूर्वांचल को अपना गढ़ मान रहे थे तो वहां क्यों हारे, जब हमारी स्थिति मजबूत थी तो 10 मंत्री क्यों हारे। यानी कि इतनी प्रचंड जीत के बाद भी गंभीरता के साथ चर्चा हो रही है और शायद यही वर्किंग स्टाइल है बीजेपी की जो विपक्ष के लिए मुश्किल बन जाती है। जी बिल्कुल, जाहिर तौर से बात है कि भारतीय जनता पार्टी जब भी चुनाव हारती है, जीतती है तो उसका विश्लेषण करती है और वो भविष्य के लिए वर्तमान से ही नींव बिछाने का काम शुरू कर देती है। क्योंकि अगर बात करें तो आगे 2024 है, लक्ष्य 2024 है, क्योंकि जब 5 राज्यों में से 4 राज्यों में महाविजय हुई भारतीय जनता पार्टी की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 2022-2024 तय करेगा और आज के नतीजे तय कर दिए हैं, यानी कि 2024 भारतीय जनता पार्टी के लिए तय कर दिया है। लेकिन उसके पहले भारतीय जनता पार्टी कहीं पर भी ढील नहीं देना चाहती है और पूरी तरीके से समीकरण को साधते हुए ही आगे चलना चाहती है। तो कहां पे कमजोरी रही है, कहां पे नुकसान हुआ है, उसकी कहीं ना कहीं भरपाई की जाए, उसको कहीं ना कहीं वहां पे दुरुस्त किया जाए मामला, जिससे कि 2024 की जो राह है उसे आसान किया जाए। और 2024 की राह ही अब बनना शुरू हो गई है उत्तर प्रदेश के अंदर अगर बात करें, क्योंकि अगला बड़ा चुनाव उत्तर प्रदेश के लिए 2024 ही है और 2024 का जो चुनाव है दिल्ली के लिए होगा, यानी कि दिल्ली में केंद्र की सरकार के लिए होगा। और अक्सर ये कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता है वो लखनऊ से होकर गुजरता है, तो लखनऊ को अब ये रास्ता तैयार करना है
2024 के लिए दिल्ली का। तो लिहाजा अब उसी कड़ी में अगर बात करें तो चाहे वो नया मंत्रिमंडल बनेगा उसमें वो छाप दिखेगी 2024 की, कि जितने भी मंत्री बने उनको 2024 तक रखना है और वो किस तरीके से बेहतर काम करते हैं। तो इससे 2024 में विकास की राह को लाते हुए आसानी से भारतीय जनता पार्टी तमाम अपना प्रचार प्रसार करके 2024 में आसानी से जीत दर्ज कर रही है। इसके अलावा जिस तरीके से संगठन के तमाम सारे लोग हैं जो लगातार पार्टी के लिए कार्य कर रहे हैं, उनको अब पार्टी में किस तरीके से, संगठन में किस तरीके से एडजस्ट किया जाए, इसको लेकर के भी मंथन हो रहा है। कई सारे ऐसे संगठन के कार्यकर्ता हैं जो चुनाव नहीं लड़ सके हैं विधानसभा का, पार्टी उनको एमएलसी के रास्ते भेज सकती है आगे। और कई सारे ऐसे भी कार्यकर्ता हैं जो कार्य कर रहे हैं लगातार, लेकिन उसे संगठन में जगह नहीं मिले, तो उन सारे कार्यकर्ताओं को संगठन में अब कैसे एडजस्ट किया जाए, ये तमाम तरीकों से चीज़ों का विश्लेषण हो रहा है। और एक जानकारी और मिल रही है हमको सूत्रों के अनुसार कि जो वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष हैं स्वतंत्र देव सिंह, उन्होंने बेहतर चुनाव परिणाम निकलवाए हैं, उनको अब मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। तो ये तमाम सारी चीज़ों को लेकर के मंथन चल रहा है और यहाँ पे अभी भी बैठकों का दौर जारी है। बीजेपी किसी भी चीज़ को लेकर के बाकायदा सूक्ष्म से लेकर के छोटी से छोटी चीज़ों को लेकर के मंथन करती है और वही मंथन अभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में चल रहा है। इसके बाद अगर बात करें तो सीटों के विश्लेषण करने के बाद एमएलसी के जो उम्मीदवार है उनके नामों पर मंथन होगा कि किसको एमएलसी का उम्मीदवार बनाया जाए, जिससे कि एमएलसी की भी ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीत जा सके, विधान परिषद में भारतीय जनता पार्टी का प्रचंड बहुमत रहे और प्रचंड तरीके से वहाँ पर भी मौजूदगी रहे। तो किनको उम्मीदवार बनाया जाए, इसके बाद बात करें तो जो सहयोगी दल है निषाद पार्टी और अपना दल, उन्होंने भी सीट जीती है। निषाद पार्टी ने 6 सीट जीती है तो अपना दल ने 12 सीट जीती है। तो उनके किस तरीके से मंत्रिमंडल में समायोजित किया जाए, मंत्रिमंडल में उनको कितना जो है प्रतिभाग दिया जाए, कितने सदस्य उनके मंत्रिमंडल में शामिल किए जाए, इसको लेकर के चर्चा होगी। फिर मंत्रिमंडल में कौन से चेहरे शामिल हो सकते हैं, इसको लेकर के भी चर्चा होगी। क्योंकि जिस तरीके से देखिए 2017 में लेकर के 22 तक में योगी के मंत्रिमंडल में किसी तरीके का बदलाव नहीं हुआ, एक्सपेंशन हुआ था लेकिन किसी भी मंत्री को बदला नहीं गया। पोर्टफोलियो जरूर बदला गया लेकिन उनका जो स्तर था, यानी कि जो कैबिनेट मंत्री थे, जो राज्य मंत्री थे, उनके स्तर को घटाया नहीं गया और पूरे चेहरे कमोबेश वही थे। तो 2017 में शपथ लिए थे वो 2022 तक मंत्री बन के आए हैं, लेकिन उसमें से भी अगर बात करें तो 11 लोग चुनाव हार गए हैं, 10 मंत्री चुनाव हारे हैं, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य चुनाव हारे हैं। तो क्यों 10 मंत्री चुनाव हार गए, इसको लेकर भी एनालिसिस हो रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर बात करें तो कद्दावर नेता थे, सुरेश राणा गन्ना मंत्री थे, तो वो चुनाव क्यों हारे। तो इस तरीके से तमाम सारी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी लगातार विश्लेषण कर रही है, कहाँ कमजोरी थी, वहाँ पे जो कमजोरी थी उसको दुरुस्त किया जाएगा और जहाँ मजबूती थी उसे और मजबूत काम करना, और मजबूत वहाँ पर किया जाएगा। पर तमाम चर्चाएं चल रही हैं, तो क्या संगठन को लेकर भी कुछ तस्वीर साफ हो सकती है? क्या संगठन में भी कुछ फेरबदल ऐसे हो सकते हैं जिन पर विचार किया जा सकता है? देखिए उद्देश्य, पहली प्राथमिकता है सरकार के गठन की। अभी जिस तरीके से प्रचंड बहुमत मिला है तो नई सरकार का गठन किस तरीके से हो, इसको लेकर के सबसे ज़्यादा गंभीरता है। नई सरकार के गठन के समय संगठन से कितने लोगों को अब सरकार में लाया जाए, इस बात को लेकर के प्राथमिकता है। तो इसीलिए लगातार मंथन चल रहा है और अभी जो प्राथमिकता है वो नई सरकार के गठन को लेकर के है कि नया मंत्रिमंडल कैसा हो, नए लोग कैसे हो और मंत्रिमंडल में चेहरे किस तरीके से हो, युवाओं की कितनी प्रतिभागिता हो, महिलाओं की कितनी प्रतिभागिता हो और इसके साथ साथ अगर बात करें तो जो वरिष्ठ कार्यकर्ता है उनकी कितनी प्रतिभागिता हो। तो इन तमाम सारी चीज़ों को लेकर के अभी यहाँ पे बैठक चल रही है। जाहिर तौर से बात है कि संगठन की बैठक सरकार के निर्माण के बाद होगी। जब सरकार बन जाएगी, शपथ ग्रहण हो जाएगा और सरकार के जो कार्य योजना है उसकी तैयारी हो जाएगी, उसके बाद फिर संगठन के स्तर पे फिर से दोबारा बैठक होगी। फिर जहाँ पे नए प्रदेश अध्यक्ष की बात हो सकती है, नए तमाम सारे जो संगठन के लोग हैं उनकी बात हो सकती है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे कार्यकर्ता हैं जो लगातार पिछले कई वर्षों से मेहनत कर रहे हैं, उन्हें स्थान नहीं मिला तो उनको स्थान दिया जा सकता है, तब उसकी बात होगी। लेकिन पहली प्राथमिकता है सरकार के गठन की और इसीलिए सरकार के गठन के लिए ही तमाम सारे राज्यों के जो जहां पर भारतीय जनता पार्टी जीती है उसकी बैठक ली जा रही है। उत्तराखंड की कल की गई, मणिपुर की गई, गोवा की गई और आज उत्तर प्रदेश की बारी है। तो जिन 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाने के लिए अपने पास बहुमत अर्जित कर लिया, अब वहां पे सरकार का गठन किस लिए कैसे हो और किस तरीके से सरकार का स्वरूप हो, इसको लेकर के लगातार अब मंथन चल रहा है। कल प्रधानमंत्री आवास पर भी तकरीबन 4 घंटे बैठक चली थी, जहां पे जिन 4 राज्यों में विजय हुई है वहां किस तरीके से सरकार का गठन किया जाए, कौन कौन सी तारीख में शपथ ग्रहण कराया जा सकता है, क्योंकि चारों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं को जाना है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, तमाम सारे जो कैबिनेट मंत्री हो, उनके जाने का स्थान तय हो रहा है, उनके जाने का समय तय हो रहा है। तो इसीलिए तमाम तरीके से अब विश्लेषण किया जा रहा है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में अगर बात करें तो शपथ ग्रहण की जो तैयारियां हैं वो इकाना स्टेडियम में हो रही है। यह तय हो चुका है कि इकाना स्टेडियम में शपथ ग्रहण समारोह होगा। तारीख 23 से 25 मार्च के बीच में बताई जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह जो कि पर्यवेक्षक बनाए गए हैं, उनके भी 20 या 21 के तारीख को लखनऊ पहुंचने की सूचना आ रही है। तो ये तमाम सारी प्रक्रियाएं अब चल
चल रही है और किस तरीके से अब सरकार का गठन किया जाए, किस तरीके से मंत्रिमंडल का स्वरूप हो, इसीलिए ये काफ़ी अहम बैठक चल रही है। और ये अंतिम बैठक नहीं है, अभी शपथ ग्रहण से पहले भी एक अंतिम बैठक होगी। वो लखनऊ भी हो सकती है, दिल्ली भी हो सकती है, जहाँ गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहेंगे और तमाम तरीके से फिर जो अंतिम मुहर लगाने का काम है मंत्रिमंडल के नाम पर हो, चाहे वो शपथ ग्रहण के तमाम सारे जो कार्यक्रम है उसको लेकर के हो, चाहे फिर सरकार की कार्य योजना को लेकर के हो, तो उसमें फिर अंतिम मुहर लगाने का काम किया जाएगा। तो ये सारी बैठकें अभी चल रही हैं और ये बैठकों की शुरुआत अगर कहें भारतीय जनता पार्टी में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से कार्डर बेस्ड पार्टी है और कोई भी जब निर्णय होता है तो सामूहिक तौर पर होता है, एकल व्यक्ति यहाँ पे कोई भी निर्णय नहीं लेता है। वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे ताकतवर शख्सियत हैं, बीजेपी के सबसे शीर्ष नेता हैं, लेकिन वो भी कोई निर्णय अकेले नहीं करते हैं, वो भी सामूहिक तौर पे पार्टी के तमाम सारे लोगों के साथ बैठ के निर्णय करते हैं। मंत्रिमंडल का काम होता है तो मंत्रियों के साथ बैठ के निर्णय करते हैं। तो उसी तरीके से ये संगठन बेस्ड पार्टी है, तो यहाँ पे तमाम सारे लोग रखिएगा, आपके पास फिर से आएंगे। तो मंत्रिमंडल और सरकार गठन को लेकर एक बड़ी बैठक चल रही है इस वक्त दिल्ली में और बहुत सारी चीजें साफ हो सकती हैं। यूपी में शपथ ग्रहण और मंत्रिमंडल विस्तार की खबरों के बीच एबीपी गंगा ने डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा से बातचीत की। क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनिए। उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत मिल गया है बीजेपी को, लेकिन अब आगे क्या होगा, हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी। सब प्रचंड बहुमत मिल गया है, प्राथमिकताएं अब क्या है, काम को लेकर के, सरकार के गठन को लेकर के, संगठन को लेकर के? देखिए, जब हम चुनाव लड़ रहे थे तो चुनाव लड़ते समय बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र प्रस्तुत किया था और उस संकल्प पत्र में अपनी प्राथमिकताओं को भी उसने प्रदर्शित कर दिया था। जाहिर सी बात है, महिलाओं का सम्मान और उनका सशक्तिकरण, युवाओं को रोजगार और नौकरियां, किसानों को उनकी लागत का दुगना मूल्य और अच्छी उपज का पूरा भुगतान, किसी प्रकार की हानि नहीं होने पर आपदा का 1.5 गुना मुआवजा और समय से खाद का उपलब्ध होना, बिजली, सड़क, पानी की व्यवस्था, ये तमाम चीज़ें ऐसी रही हैं जो हमने अपने संकल्प पत्र में दिया है। आवारा पशुओं को लेकर भी काफ़ी बात हुई थी, पीएम ने रैली से घोषित किया था और गैस सिलेंडर भी देने की बात हुई थी। जो कहा वो किया, जो कह रहे हैं वो करेंगे। और माननीय प्रधानमंत्री जी का तो शब्द एक भी मुंह से निकल जाए वो बीजेपी के लिए ध्येय वाक्य है। हमारे न केवल श्रद्धा का केंद्र है बल्कि एक मार्गदर्शक के रूप में एक सबल नेतृत्व पूरे देश को मोदी जी के रूप में मिला है। और उन्होंने जो आवारा पशुओं के संदर्भ में कहा है, अब अति शीघ्र देखेंगे कि पूरे प्रदेश में एक व्यापक योजना आवारा पशुओं के इस समस्या के निर्धारण के लिए, हालांकि उनको मैं आवारा नहीं मानता हूँ, बेसहारा पशु मानता हूँ, गोवंश के लिए खास तौर से एक व्यवस्थित व्यवस्था पे पिछली सरकार ने अपनी कार्य योजना पे काम करना शुरू कर दिया था और काफ़ी हद तक हर जिले में पैसे का आवंटन भी हो चुका है। उसमें गति कैसे बढ़े, उसकी व्यवस्था में परिवर्तन कैसे हो और सुधार करके उस योजना को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, जल्दी सामने आएगा। प्रोफेसर कपिल सोलंकी के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। योगी सरकार पार्ट 2 के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर लखनऊ में तैयारी शुरू कर दी गई है। शपथ ग्रहण का समारोह लखनऊ के कान्हा क्रिकेट स्टेडियम में होगा। यहां साफ सफाई से लेकर तंबू कनाज से जुड़ा काम शुरू कर दिया गया है। एबीपी गंगा संवाददाता शैलेश अरोड़ा की ये रिपोर्ट देखिए। योगी सरकार पार्ट 2 के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर जगह फाइनल कर दी गई है और इस बार जो योगी सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा वो राजधानी लखनऊ के इकाना स्टेडियम में होगा, जिसका पूरा नाम है भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम। हम वहीं पर मौजूद हैं और शपथ ग्रहण समारोह को लेकर तैयारियां भी तेज कर दी गई हैं। यहाँ पर अगर बात करें तो कल रात में ही पुलिस के आला अधिकारियों ने निरीक्षण किया, मौका मुआयना किया और उसके बाद से यहाँ पर अब पुलिस का पहरा भी लगा दिया गया है। एक प्लाटून पीएसी यहाँ पर तैनात कर दी गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर सुरक्षाकर्मी जो हैं वो मौजूद हैं और फिलहाल अब इस गेट के अंदर जाने की अनुमति किसी को भी नहीं है। तो यहाँ की आप तस्वीरें देख सकते हैं कि अंदर किस तरह से काम चल रहा है पूरी तरह से। यहाँ पर आप गेट पर देख सकते हैं कि सुरक्षाकर्मी जो है वो तैनात है। अंदर अगर हम दिखा रहे थे अभी जो तस्वीरें, तो समारोह के लिए जो यहाँ पर अगर बात करें तंबू कनाज जो टेंट लगना है वो सब भी पहुँचना शुरू हो चुका है। स्टेडियम के बाहर आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर पौधे हैं और या फिर झाड़ी झंकार है, तो एक तरफ जहाँ पौधों की फिनिशिंग का काम चल रहा है तो दूसरी तरफ जो झाड़ी झंकार है उनकी भी छटाई का काम यहाँ पर किया जा रहा है। आज सुबह ही जब यहाँ पर जो कर्मचारी लगे हैं उनसे हमने बात की तो उन्होंने बताया सुबह ही उन्हें इस बात की सूचना दी गई कि यहाँ पर उन्हें आना है और साफ़ सफाई और इन सब कामों को
अंजाम देना है। तो तब से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह तेज़ी के साथ में काम यहाँ पर भी जारी है। ये इकाना स्टेडियम का आउटर साइड है जहाँ पर आप देख सकते हैं पौधों की फिनिशिंग का काम चल रहा है। तो दूसरी तरफ हम आपको दिखाएं, रोड के दूसरी तरफ जहाँ पर सामने शहीद पथ निकलता है वहाँ पर भी जो भारी झंकार है उसको भी हटाने का काम लगातार चल रहा है। लगातार यहाँ पर जो कर्मचारी हैं उनकी संख्या को बढ़ाया जा रहा है क्योंकि वक्त बहुत कम है और काफ़ी बड़ा ये एरिया है जहाँ पर ये पूरे भव्य समारोह को लेकर तैयारियों को अंजाम दिया जाना है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ माहौल है स्टेडियम के बाहर का। तो कुल मिलाकर देखें तो हमने आपको स्टेडियम के अंदर जहां पर इस भव्य समारोह को किया जाएगा उसकी भी तैयारी दिखाई और बाहर की तरफ भी हम आपको तैयारियां दिखा रहे हैं। तो कुल मिलाकर जो आयोजन होगा शपथ ग्रहण का वो बहुत ही भव्य स्तर पर होगा और बहुत जल्द उसकी तारीख, समय सब कुछ सामने आ जाएगा। कैमरा सहयोगी वीरेंद्र के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। कश्मीरियों के विस्थापन पर बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स पर सियासी कोहराम जारी है। मथुरा से भाजपा सांसद हेमा मालिनी का कहना है कि सबको ये फिल्म देखनी चाहिए, मैं भी देखूंगी, बहुत मेहनत और हिम्मत करके फिल्म बनाई। कश्मीर फाइल्स को लेकर तमाम तरह के विवाद खड़े हो गए। हमारे साथ हेमा मालिनी जी हैं। हेमा मालिनी जी, कश्मीर फाइल्स जो बनी है, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि लखीमपुर खीरी बने, कोई कह रहे हैं गोधरा फाइल बने, कोई गुजरात फाइल बने। कश्मीर फाइल्स जिस तरह से बनी है, जो संवेदनाएं दिखाई गई हैं कश्मीर की, उस पर क्या कहना चाहिए? हमारे बॉलीवुड में से किसी ने हिम्मत करके ये पिक्चर बनाई है, उसे बहुत सराहना चाहिए क्योंकि जो सच है उसको दिखाया गया है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आज के समय में कौन क्या कर रहा है मालूम होना चाहिए। तो हमारे प्रधानमंत्री ने जी भी उसे बहुत बताया कि ये बहुत अच्छा दिखाया है, लेकिन कई लोग उसे छुपाने के लिए, उसको पिक्चर को न चलने के लिए कोशिश कर रहे हैं, वो गलत बात है। बहुत दिनों से ये इस तरह की फिल्में नहीं बनती थी। प्रधानमंत्री ने भी सराहना की, लोगों से अपील की कि लोग देखें। थिएटर्स बहुत सारे नहीं लगा रहे हैं, इस पर भी क्या है? अभी इसके विषय में मुझे इतना ज़्यादा जानकारी नहीं है। अभी पिक्चर रिलीज हुई है, मैंने भी अभी देखी नहीं, मैं देखूंगी जरूर। वृंदावन के हर मंदिर में होली के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। प्रिया कांजू मंदिर में फूलों की होली खेली गई। एबीपी गंगा संवाददाता गुंजन दीक्षित की रिपोर्ट। वृंदावन के हर मंदिर में अलग ही उत्साह है, अलग ही उमंग है और हर जगह रंग, गुलाल, अबीर और फूलों की होली खेली जा रही है। इस वक्त प्रिया कांजू मंदिर में हम मौजूद हैं और देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज जी को आप देख सकते हैं और फूलों की होली यहाँ पर हो रही है। सबसे पहले राधा कृष्ण को गुलाल लगाया गया है और उसके बाद अब ये फूलों की होली हो रही है। मैं आपको बता दूं, प्रिया कांतजू इन्हें इसलिए कहा जाता है, प्रिया मतलब राधा रानी को प्रिया कहा जाता है और कांतजू, कांत जी हम आमतौर पर कहते हैं लेकिन ब्रज भाषा में जी की जगह जू कर दिया जाता है, इसलिए कांतजू श्री कृष्ण को कहा जाता है। और होली यहाँ पर हो रही है, फूलों की होली हो रही है। अलग अलग रंग आप देख सकते हैं, पीला रंग है, लाल रंग है, हरा रंग है, नारंगी रंग है और इन्हीं रंगों के साथ कान्हा होली खेल रहे हैं। और यहाँ पर भक्तगण आए हुए हैं मंदिर में, लेकिन सबसे पहले ये दर्शन कर लेना बहुत जरूरी हो जाता है कान्हा के, अपने मनोहर के, मुरारी के, जो होली खेलते हुए नजर आ रहे हैं। देवकीनंदन ठाकुर जी उनको फूलों से होली उनके ऊपर फूल बरसा रहे हैं और होली यहाँ पर खेली जा रही है। रंगों की होली से पहले हुई सफेद पोशाक कान्हा ने पहनी हुई है और उनके साथ राधा जी विराजमान है। सफेद रंग में की पोशाक में वो नजर आ रहे हैं और यहाँ पर होली का रसिया गाया जा रहा है। गूंज एक ही है, आज ब्रज में होरी रे रसिया, और फूलों से राधा कृष्ण की ये होली हो रही है। और इसी होली को देखने के लिए पूरी दुनिया से लोग ब्रज में पहुंचते हैं, वृंदावन आते हैं। ये होली अपने आप में खास है। देखिए, सबसे पहले गेंदे का फूल, उसके बाद अब ये चमेली के फूलों से होली खेली जा रही है और इसी तरीके से